नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। देखिए, राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में बात होगी ट्रेन, बस और प्लेन के मुश्किल भरे सफर की, क्योंकि इस सफर में बदसलूकी बढ़ गई है। सियासी ढाबे में बात होगी राहुल के बयान पर संसद में मचे घमासान की, तो सोशल अड्डा में ऑस्कर में धमाल मचाने वाले नाटू नाटू पर लोगों की क्या है राय, वो भी जानेंगे। साथ ही प्रगति मार्ग में दिखाएंगे हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे भारत का दम। शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। दरअसल वो पटना के इको पार्क में नेट क्लाइंबिंग और रोप स्लाइडिंग करते दिखे। इस दौरान उन्होंने कुछ बच्चों के साथ स्केटिंग का भी लुत्फ उठाया। तेज प्रताप यादव यहाँ पूरी मस्ती के मूड में दिखे। तेज प्रताप हमेशा ही अपने अलग अंदाज के लिए नजर आते रहे हैं। कभी वो साइकिल चलाते दिख जाते हैं तो कभी कुछ और। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक लड़की की शादी चर्चा में आ गई। दरअसल रक्षा नाम की इस लड़की ने बताया कि उसने भगवान कृष्ण से शादी कर ली। इसके लिए आम शादियों की तरह सभी रीति रिवाज निभाए गए। इसमें बकायदा रक्षा ने मेहंदी लगवाई और फिर पंडित ने मंत्रोच्चार कर पूरे विधि विधान से शादी करवाई। इस शादी समारोह में परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। रक्षा के माता पिता भी अपनी बेटी के इस फैसले से खुश हैं। रक्षा की उम्र 30 साल है और वो LLB कर रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो राजस्थान के अजमेर में एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते नजर आए। यहाँ उन्होंने बाजरे की रोटी का चटनी के साथ लुत्फ उठाया। ये वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने उनकी सादगी की तारीफ की। इस पर अर्जुन राम मेघवाल ने सभी का शुक्रिया अदा किया। त्रिपुरा के मंत्री विकास देव वर्मा को तराजू से तोला गया। दरअसल देव वर्मा ने खुवाई जिले की कृष्णपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता है और मंत्री बनने के बाद से इन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे में जब वो एक बाजार में पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें तराजू में बिठाकर लड्डू से तोल दिया। इसके बाद उनके वजन के बराबर के इन लड्डुओं को पूरे इलाके में बांटा भी गया। पुणे में एक बैलगाड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। इस दौरान विजेता बैलगाड़ी मालिकों को इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जुड़ी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुश्किल सफर से। आने जाने के लिए देश में ज्यादातर लोग बस और ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सफर कई बार कष्टदायक हो जाता है, क्योंकि रास्ते में कोई सहयात्री या तो बदसलूकी करता है या फिर झगड़ा करता है। छोटी छोटी चीजों पर या किसी मामूली बात पर लड़ाई शुरू कर देता है। गाली गलौज शुरू हो जाती है। चिंता इस बात की है कि ऐसी बदसलूकी अब पहले से ज्यादा हो रही है। ट्रेन और बस ही नहीं, बल्कि प्लेन में भी हो रही है। एक सर्वे में पता चला है कि बड़ी तादाद में लोगों को ये बदसलूकी झेलनी पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि इस समस्या को लेकर हॉर्न बजाया जाए। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं। बस, ऑटो, ट्रेन या फ्लाइट में सफर के दौरान मिले कुछ हसीन लोग हमेशा याद रह जाते हैं। लेकिन यात्रा के दौरान ऐसे लोगों से भी सामना होता है जिनको हम खराब सपने की तरह भूल जाना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बेवजह साथ में सफर करने वालों के साथ बदसलूकी करते हैं, झगड़ा करते हैं या गाली गलौज पर उतर आते हैं। ऐसे लोगों की वजह से सफर का सारा मजा किरकिरा हो जाता है।
मानसिक तनाव होता है वो अलग। लेकिन भारत में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं तो ऐसे खराब बर्ताव से बच नहीं सकते। हो सकता है ऐसा आपके साथ ना हो रहा हो, लेकिन आप इसके गवाह बनते हैं। भारत में बस या ट्रेन में होने वाली बदसलूकी आम बात है, लेकिन अब तो आलम यह है कि हवाई जहाज में भी खराब बर्ताव के मामले सामने आ रहे हैं। प्लेन में भी मारपीट और गाली गलौज तक हो रही है। हद तो तब हो गई जब अमेरिका से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक शख्स ने सहयात्री महिला के ऊपर यूरिनेट किया। बस, ट्रेन या प्लेन में झगड़े या मारपीट की ऐसी तस्वीरें यकीनन अच्छी नहीं है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार भारत में बड़ी तादाद में लोगों को इसका अनुभव होता है। एक सभ्य समाज में सफर के दौरान लोगों के खराब बर्ताव की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए जरूरी है कि इसके खिलाफ हॉर्न बजाए जाए। पहले आपको बताते हैं कि सर्वे में सामने क्या आया है। इसके मुताबिक करीब 37% लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हुए झगड़ा, बदसलूकी या गाली गलौज का सामना किया, या उन्होंने ऐसा किसी और के साथ होते देखा। इनमें 10% लोगों ने माना कि पिछले 3 सालों में उनके साथ ऐसा 4 से 6 बार हुआ। देश भर के 321 जिलों में ये सर्वे किया गया और इसके तहत 20,000 लोगों की राय ली गई। हैरत की बात है कि जिनको सफर में खराब बर्ताव का सामना करना पड़ा, उनमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी हैं। ऐसे अनुभव ज्यादातर शहरी लोगों को हुए, लेकिन ये सब कुछ ग्रामीण इलाकों में भी होता है। यानी कुल मिलाकर सफर के दौरान बदसलूकी झेलने की समस्या अखिल भारतीय है और कमोबेश हर आदमी इसे जानता समझता भी है। सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। सर्वे में इस बाबत भी लोगों की राय ली गई। 69% लोगों ने उम्मीद जताई है कि अगर लोगों को जागरूक किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। लोगों की राय है कि खराब बर्ताव करने वालों या झगड़ा करने वालों को सजा देने या जुर्माना लगाने से फर्क पड़ेगा। कुछ लोगों ने ऐसी हॉटलाइन या ऐप बनाने का सुझाव दिया जिसके जरिए यात्री शिकायत दर्ज करवा सकता है। प्लेन में होने वाली बदतमीजी या झगड़े को रोकने के लिए लोगों ने शराब पर नियंत्रण लगाने या उसे पूरी तरह बंद करने का सुझाव दिया, तो कुछ ने यात्रा से पहले बर्ताव को लेकर डिक्लेरेशंस मांगने का आइडिया दिया। लेकिन मोटे तौर पर ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि सफर के दौरान सभी यात्री शिष्टता से पेश आए, जरा सी बात पर झगड़ा न शुरू करें और अपनी झूठी ताकत की नुमाइश के लिए माहौल खराब न करें। कहने की जरूरत नहीं कि इसके लिए हमें सोच में बदलाव लाना होगा, तभी सफर मजेदार और यादगार होगा। अपनों को, रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को ये बात समझाने के लिए हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में यात्रा के दौरान बदसलूकी क्यों होती है और उसके पीछे लोगों की सोच क्या होती है, ये समझने के लिए हमने बात की मनोचिकित्सक डॉक्टर कपिल से। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। फास्ट पेस्ड लाइफ, तो सफर के दौरान लोग अपना आपा इसलिए खो देते हैं क्योंकि आज की डेट में लोग बहुत ही फास्ट पेस में चल रहे हैं, जहां पे एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है और टॉलरेंस और पेशेंस खत्म होता जा रहा है। और वहीं पे साथ साथ ईगो भी आ गई है। ईगो मतलब सेल्फ राइटियस एटीट्यूड। और जब दो लोग ईगो वाले, जिनमें पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, वो आपस में भिड़ जाते हैं। और प्लीज रिमेंबर कि आज की डेट में जो ट्रैवलिंग है, चाहे आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, एयर से कर रहे हैं, रेलवे से कर रहे हैं, वो कितना बढ़ चुका है। तो इस तरह की जो कमोशंस हैं विद टॉलरेंस, एंजाइटी जैसी चीजें, जो टॉलरेंस कम हो रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, तो ये चीजों का जो प्रोबेबिलिटी है वो दिन पे दिन बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होगी। बीजेपी ने फिर खोला केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा। ये आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली के शराब घोटाले के आरोपों पर बीजेपी ने राजघाट पर मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और उनके इस्तीफे की मांग की। इस धरने प्रदर्शन में बीजेपी नेता मुंह पर काली पट्टी भी बांधे दिखे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को गलत करार दिया।
देश में बढ़ रहे फ्लू के मामलों के बीच एक राहत भरी खबर है। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है कि H3N2 और इस तरह के दूसरे इन्फ्लुएंजा सीजनल हैं। उनका कहना है कि ये हर साल गर्मियों की शुरुआत में इसी तरह आते हैं। हालांकि सरकार की कोशिश है कि फिर भी ऐसे मामलों पर जल्द काबू पाएं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गए। उन्होंने मंच से कुंवारे लड़कों को शादी और 3-4 बच्चे करने की सलाह दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को अपने इन बच्चों में से 1-2 बच्चे राम की सेवा में लगाने के लिए कहा। दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी हो गई। अब एमएलए को हर महीने 90,000 रुपए मिलेंगे। वहीं मंत्री और मुख्यमंत्री का वेतन अब 1,70,000 रुपए होगा। पिछले साल जुलाई में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी का ये प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने केंद्र के हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय मांगा। इससे पहले केंद्र ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया और कहा कि ये सामाजिक नैतिकता और भारतीय लोकाचार के मुताबिक नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को अदालत की संविधान पीठ के पास भेजा, जिसकी सुनवाई अप्रैल में होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म RRR के गाने नाटू को ऑस्कर में मिले सम्मान पर खुशी जताई। साथ ही कहा कि भारत जल्द कंटेंट का एक बड़ा हब बनने वाला है। वहीं निर्देशक मधुर भंडारकर ने भी ये सम्मान मिलने को गर्व का पल बताया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लंदन में दिए राहुल के बयान पर अब देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। बजट सत्र के पहले चरण में विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोला था, लेकिन जब दूसरे चरण की शुरुआत हुई तो सरकार ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया है। राहुल के बयान को लेकर देश विरोधी बताते हुए उनसे माफी की मांग की गई है। इस हंगामे के बीच मोटी बात यह है कि संसद में कामकाज के आसार नहीं है। एक ऑर्डिनेंस उसको सारे मीडिया के सामने हार के फेंक दिया था, उसको भाषण कहा गया था। डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही थी। ये तो गजब हो गया। रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर संसद में सरकार को घेरने की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार ने ही राहुल के लंदन वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। देश से देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने दावा किया था कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। सरकार का आरोप है कि राहुल ने देश के आंतरिक मामले में बाहरी देशों को घसीटा, इसलिए उनको सदन में माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए
कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। राहुल गांधी जी ने ना कहा जो भाजपा कह रहे हैं कि उसने कहा था। आप उनकी भाषण सुन लीजिए। उसने स्पष्ट से कहा कि ये विषय भारतीय विषय है, हमारी जिम्मेदारी है भारत में इस पे कार्रवाई करने के लिए। वो कोई विदेशी ताकत से कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ ये कहा कि आप जानना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व में भारतीय लोकतंत्र के बारे में नेचुरली जानकारी है और इट्स ए ग्लोबल पब्लिक गुड। उनको आप भी सम्मान देना चाहिए, इसलिए आपको जानना चाहिए। बजट सत्र का पहला चरण हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर शुरू हुए सियासी घमासान की भेंट चढ़ गया था। सत्र के दूसरे चरण में बजट से जुड़े बिल पास कराना है, लेकिन साफ है कि राहुल गांधी के बयान से जो बवाल मचा है उसका सरकार और देश पर असर देर तक रहने वाला है। यूं तो कांग्रेस और विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। अदानी मामले में जेपीसी की मांग की जा रही है, इसके लिए विरोध मार्च भी हुआ। वहीं जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी विरोधी पार्टियां नाराज हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बकायदा भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, आप तेलंगाना में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए। तो आज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करने का काम हो रहा है, तो बीजेपी की तरफ से ही हो रहा है। आप जांच एजेंसियों को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी पे सीबीआई छोड़ देते हैं, किसी पे ईडी छोड़ देते हैं, किसी पे कोई एजेंसी छोड़ देते हैं। और जो महाभ्रष्टाचारी शामिल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। हालांकि संसद में सरकार के पलटवार को देखते हुए आसार हैं कि तनातनी तेज होगी। कांग्रेस भी राहुल गांधी के मामले में सुलह के लिए तैयार नहीं। हमारे पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी के खिलाफ आधारहीन बातें करते हुए आज जिस तरीके से कीचड़ छेड़ा जा रहे हैं, लोगों की निगाहों में कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहे हैं, एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मैं इसके खिलाफत करते हुए, विरोध करते हुए, स्पीकर साहब को नमस्कार करते हुए मैंने ये बॉयकॉट के, मेरे साथ बालू जी भी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बॉयकॉट की है। वेरी क्लियर that Rahul Gandhi is not even taking responsibility of the states that are with Congress right now. Rajasthan is an example in that. कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल के माफी मांगने का मतलब ही नहीं है, जबकि सरकार और बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। यानी राहुल के लंदन वाले बयान पर टकराव बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। अमेरिका में एक और बैंक डूबने की वजह से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 897 अंक गिरकर 58,238 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 257 अंक गिरकर 17,155 पर लुढ़क गया। अमेरिका में अब सिग्नेचर बैंक को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। सिग्नेचर बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था। इसके जोखिम को देखते हुए बैंक को कुछ समय के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। सिग्नेचर बैंक बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों को कर्ज देता है। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। फरवरी में रिटेल महंगाई दर घटकर 6.44% पर आ गई। इससे पहले जनवरी में ये 6.52% रही थी। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। भारत रूसी हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार रहा है, मगर हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान ने हथियारों के प्रोडक्शन के मामले में रूस पर निर्भरता कम कर ली है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े कुछ यही बयां कर रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि 2018-2022 के दौरान भारत के कुल हथियारों के आयात यानी कि इंपोर्ट की हिस्सेदारी 64% से घटकर 45% हो गई है। आपको बता दें कि सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक और रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। लेकिन फ्रांस और अमेरिका जैसे दूसरे सप्लायर्स देशों से कड़ा कंपटीशन, स्वदेशी मार्ग के तहत हथियारों के उत्पादन में वृद्धि और यूक्रेन से युद्ध के कारण रूस की हिस्सेदारी कम हो गई है। और यही वजह है कि रूस, फ्रांस, अमेरिका और दूसरे देशों से भारत को
होने वाला आयात 2013-17 की तुलना में 11% कम हो गया है। ये मुख्य रूप से भारत सरकार के आत्मनिर्भर या रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता मिशन की वजह से हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के कारण भारत में हथियारों की डिमांड बढ़ रही है। इस वजह से भारत ने बड़े पैमाने पर हथियारों के आयात की मांग को तो बढ़ाया, लेकिन साथ ही आत्मनिर्भर मिशन के तहत देश के अंदर हथियारों के प्रोडक्शन पर भी फोकस किया है। आपको बता दें कि 2018 से 2022 के बीच भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन 5 सबसे बड़े हथियार आयातक थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन 5 देशों ने मिलकर दुनिया के हथियारों के आयात का 36% हिस्सा बनाया। आज भी देश में कई जगह पर मैनुअली कर्मचारी सीवर और मेनहोल में जाकर सफाई करते हैं, जो कि न केवल खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी साबित होता है। लेकिन अब ऐसे ही कर्मचारियों की बेहतरी को देखते हुए यूपी के प्रयागराज में एक अच्छी पहल हुई है। यहां दरअसल मेनहोल की सफाई एक रोबोट कर रहा है। जाहिर है सीवर के अंदर जाकर सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि अब उन्हें मेनहोल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही इससे काम काफी आसान होने के साथ साथ अच्छे से साफ सफाई भी हो पाएगी। ये रोबोट केरल की जिन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। यहां बैंडिकूट रोबोटिक मशीन से अब मेनहोल की सफाई करवाई जा रही है। जलकर विभाग के महाप्रबंधक के मुताबिक सरकार से प्रयागराज में अभी 3 रोबोट मंगवाए गए हैं। ये रोबोट 20 फीट के आसपास मेनहोल के अंदर जाकर गार्बेज निकाल सकता है। दरअसल इसके लिए रोबोट में 4 कैमरे लगे हैं, जिसके अंदर की चीजें एक स्क्रीन पर देखी जा सकती है। स्मार्ट सिटी के तहत इन रोबोट को लाया गया है, जिस एक रोबोट की कीमत 40 लाख रुपए है। अभी प्रयागराज में 3 रोबोट आए हैं। पहले हम लोग अपना मैनुअल कर्मचारियों को के माध्यम से इसकी सफाई कराया करते थे, जिसमें उनको सेफ्टी उपकरण वगैरह दे करके कराते थे। लेकिन शासन की तरफ से ये निर्देश सभी को मिले हैं कि ये मैनहोल को मशीन होल में बदलना है और सारा ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज्ड मशीनों से काम करना है। तो उसी की मंशा को पूरा करने के लिए जलकल विभाग नगर निगम प्रयागराज ने स्मार्ट सिटी के तरफ से फंडिंग लेते हुए 3 बैंडिकूट मंगाए हैं। ये जो मैनहोल क्लीनिंग रोबोट इनको बोलते हैं। ये मशीन जो है वो बेसिकली टोटली जो डिपेंड है वो आपके एयर प्रेशर पे डिपेंड है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मशीन का ये है कि इसके अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं और प्लस गैस सेंसर भी लगा हुआ है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो भी हम वर्कर को या जो भी हमारे एम्प्लॉय रहते थे, जब वो जाते थे और मैन होलिंग की सफाई करते थे तो उस टाइम पे उनको बहुत नुकसान होता था, उनके स्वास्थ्य को नुकसान होता, उनकी जान भी जा सकती थी। पर अब क्या है कि अब ये आधुनिक के तौर पे जो मोदी जी ने हम लोग को प्रयागराज मंडल के लिए जो ये 3 मशीनें परचेज करके दिया हुआ है, इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि अब कोई काम मैनुअल नहीं हो रहा है, सारा काम डिजिटल हो रहा है। ये चैम्बर साफ करने के लिए आता है, जो चैम्बर के अंदर जो भी कचरा गारा रहेगा वो निकालने के लिए आता है। इसमें 4 कैमरा लगाया हुआ है। एक ड्रोन यूनिट होता है, वो पूरा चैम्बर के अंदर जाता है, जो भी वेस्ट रहेगा उसमें हम लोग 4 कैमरों पे देख सकते हैं और हम लोग कहाँ पे है करके एलोकेट करके पूरा वेस्ट को बाहर लेके आ सकता है। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर मंदिर का कामकाज संभालने वाले ट्रस्ट TTD यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम अब दूसरा मंदिर खोलने जा रहा है। आपको बता दें कि TTD का दूसरा मंदिर 17 मार्च को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में खोला जाएगा। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य पत्नी पद्मावती अम्मावरू की समर्पित है। नया मंदिर चेन्नई के टी नगर में GN चेट्टी रोड पर बनाया गया है। 14,880 वर्ग फुट में फैले मंदिर के लिए साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस P कंचना ने भूमि दान दिया था। मंदिर का निर्माण करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। जानकारी के मुताबिक मंदिर खोलने से पहले अंकुरार्पण के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का समापन 17 मार्च को महाकुंभाभिषेकम के साथ होगा। सभी भक्तों को 17 मार्च को श्री पद्मावती अम्मावरू के महाकुंभाभिषेकम में भाग लेने की अपील की गई है। भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर का विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है। नोकिया का बजट स्मार्टफोन हो गया है लॉन्च। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली में।
नोकिया ने अपने ग्राहकों को एक तोहफा दिया। उसने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जो कि बजट स्मार्टफोन है। इसका नाम नोकिया C12 है। इसे सिंगल स्टोरेज ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। भारत के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप ने एक नया फीचर शुरू किया। अब इसने यूजर्स को चैट GPT के जरिए पोस्ट लिखने की सुविधा दे दी। हालांकि अभी ये फीचर वेरीफाइड प्रोफाइल को ही मिलेगा, पर जल्द ही इसे सभी यूजर्स के लिए शुरू किया जाएगा। ट्विटर की तरह जल्द एक और ऐप लॉन्च हो सकता है। चर्चा है कि इसे फेसबुक की मूल कंपनी मेटा तैयार करेगी। इसके लिए कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। मेटा ने खुद इसके संकेत दिए। न्यूज पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले से जुड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में बनी एक मस्जिद को हटाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में बनी इस मस्जिद को हटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद हटाए जाने का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्ट्रक्चर एक ऐसी जगह पर बना है जिसकी लीज खत्म हो चुकी है, इसलिए इस पर अधिकार कायम कर रखने का दावा नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नवंबर 2017 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मस्जिद को अदालत परिसर से बाहर करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रविकुमार की बेंच ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मस्जिद के लिए पास में किसी जमीन के आवंटन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्ट्रक्चर गिराने के लिए और 3 महीने का समय दिया है। अगर अगले 3 महीने के भीतर ये निर्माण नहीं हटाया गया तो हाईकोर्ट और प्रशासनिक अधिकारियों के पास इसे हटाने या फिर गिराने का विकल्प रहेगा। कश्मीर में ट्यूलिप के फूलों के बाग की तो बड़ी चर्चा होती है, लेकिन यहाँ बादाम के बागान कम खूबसूरत नहीं। इन दिनों घाटी में बादाम के फूलों की भी बहार है। श्रीनगर का ये बादाम बाग सैलानियों को खूब भा रहा है। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में फूलों की इस बहार की रंगत और निखरेगी। ये बहार बादाम के फूलों की है। जी हाँ, अब तक आपने बादाम देखे होंगे और खाते भी होंगे, क्योंकि उनसे दिमाग तेज होता है तो साथ ही साथ और भी फायदे होते हैं। लेकिन अब जरा गौर से देख लीजिए, बादाम के फूल भी कितने खूबसूरत होते हैं। श्रीनगर के बादाम वाड़ी यानी बादाम के पेड़ों के इस बागान में इन फूलों का दीदार करने देश विदेश से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। अपने परिवार और बच्चों के साथ लोग इस शानदार बागान के खुशनुमा माहौल का मजा ले रहे हैं। बहुत से लोग तो पहली बार बादाम के फूलों को देख रहे हैं और चकित हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। हाँ, ये फर्स्ट टाइम देखा है। बहुत बढ़िया, मतलब एकदम जन्नत वाला, अच्छी लग रहा है। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा इधर आके। पीस ऑफ माइंड है। कभी देखे थे आपने ये ब्लॉसम? नहीं, कभी नहीं, पहली बार देखे हैं। बादाम के फूल तो पहली बार ही देखे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये देख के? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और रिलैक्स फील कर रहे हैं। आई गेस एक बार तो विजिट करना चाहिए सबको। और इस बादामारी के बारे में क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आप? इट्स रियली नाइस, सबको एक बार देखना चाहिए कि कैसे ग्रो करते हैं आमंड्स। रियली लर्न अबाउट। श्रीनगर का ये बादाम बाग इन दिनों सैलानियों के आकर्षण का खास केंद्र बना हुआ है। हरिपर्वत फोर्ट के नजदीक बने इस बाग को कोहे मारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास भी बेहद गौरवशाली है। इट्स ए हिस्टोरिकल गार्डन। कम से कम इसका 300-400 साल का तो इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मेंशन है। 300 कनाल का इसका एरिया है और 1500 के करीब इसमें पौधे हैं। जो डाउनटाउन और एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनका मेन जो एक बाग है जहाँ पर वो आते जाते थे या आते जाते हैं, वो यही जगह है। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बाहर के टूरिस्ट भी जो हैं इस गार्डन को देखने आते हैं। हर साल बसंत के दौरान बादाम के पेड़ फूलों से लद जाते हैं और इन्हें देखकर कुछ हद तक जापान के चेरी ब्लॉसम वाले माहौल का एहसास होता है।
इस बार तापमान में उतार चढ़ाव के कारण इन पेड़ों में फूल समय से कुछ पहले आ रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ की फिजा को ये और भी खुशगवार बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट हो गया ड्रॉ। जी हां, खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। अहमदाबाद टेस्ट मैच ड्रॉ के साथ भारत ने 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 78.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। ट्रेविस हेड 90 रन, मार्नस लबुशेन ने 63 रन की नाबाद पारी खेली, तो वहीं स्टीव स्मिथ 10 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से अश्विन और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को सीरीज के पहले टेस्ट में 2 विकेट से मात दी। वहीं भारत WTC के फाइनल में पहुंच गया है। जून में फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। इंग्लैंड के ओवल मैदान पर 7 से 11 जून के बीच ये मुकाबला होगा। आईसीसी ने इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक को फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया। ब्रूक ने रविंद्र जडेजा और वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती को पछाड़ा। दूसरी तरफ महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को ये सम्मान मिला। भारतीय टेबल टेनिस प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। मनिका बत्रा और जी साथियान की मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी सिंगापुर स्मैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इसने सिंगापुर की जोड़ी को 3-1 से शिकस्त दी।